डायनेमिक देखो, जो तुम पढ़ते हो ना, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनेमिक, वो अलग कैटेगरी हो गई। स्टेबल अनस्टेबल अलग कैटेगरी हो गई। ठीक है। जैसे कैसे बोल सकते हैं, लोग कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे लोग अमीर होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, बोला ठीक है। फिर पूछा गया कि लोग कैसे होते हैं, तो मैंने बोला कि लोग लंबे होते हैं, नाटे होते हैं। लंबे नाटे का और गरीब अमीर से थोड़ी कोई रिलेशन है, वो तो अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना हो गया। अगर मान लो कोई चीज इक्विलिब्रियम में और वो रेस्ट में, तो हम बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, स्टेबल वो है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर कोई चीज पे नेट फोर्स 0 लग रही है और रुका हुआ है तो स्टैटिक है। अगर कोई चीज मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। वो अलग कैटेगरी होगी और ये अलग कैटेगरी होगी, स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है। डाइपोल मोमेंट P है, इसका मास मान लो, जो चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m और m है। इसकी जो लेंथ है वो 2l है। ठीक है, दो चार्ज के सेपरेशन। और ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने हल्का सा घुमाया। ठीक है, और पूछा गया कि बताओ इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है, तो मैं लिख सकता, एक मिनट, मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। हाँ, मैं क्या बोला था तुमको। हाँ, ये ऐसा है। ठीक है, ये मास है मैं, तो टॉर्क यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि इसका ये क्या होगा, मोशन कैसा होगा, तो हमने क्या बोला, टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई अल्फा हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा होता है ना, इक्वल्स टू आई अल्फा। मैंने माइनस साइन यहाँ लगा दिया अपने मन से, क्यों, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, ऊपर लेके गए, वापस इसको नीचे खींच रहा है। यार कैसे कैसे स्प्रिंग में था ना, इधर खींचे, वापस से स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ खींच लेता है, तो एफ को लिखते थे माइनस की एक्स। तो अल्फा हो जाएगा माइनस पीई साइन थीटा बाय आई। ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, और अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये था, इक्वेशन था एसएचएम में। और याद रखना है कि जो एसएचएम होता है ना, वो हमेशा डिफाइन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन अल्फा इक्वल्स टू माइनस पीई बाय आई थीटा। ठीक है, एंड इट इज ऑफ फॉर्म अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देयरफॉर मोशन इज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसा वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो हम लोग को करना चाहिए, आ सकता है एग्जाम। अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई बाय ओमेगा। ये क्या हो गया, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 पाई रूट ओवर आई बाय। ठीक है, और अगर हमको 2 पाई, आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, एम, पॉइंट मास के लिए एम इंटू आर का स्क्वायर था। ये सेंटर ऑफ मास का पार्ट अगर घूम रहा है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम इंटू एल का स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा एम इंटू एल का स्क्वायर, तो 2 m l स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, सिंपली ऐड कर दो बाय पी। पी क्या डायपोल मोमेंट, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या मास ऑफ द चार्ज, ठीक है, और एल क्या है डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड, इसको नोट कर दो।
क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इसमें, शो दैट इफ द डायपोल इज स्लाइटली टर्न्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द मोशन इज एसएचएम, फाइंड दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आता है, तो हम लोग इसको करेंगे। इसकी हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंट्रेंस की क्लास में। ठीक है, कल मैं लूंगा एंट्रेंस क्लास, कल 2 बजे लूंगा। और देखो मैं बताऊं, मैं सब बच्चे को, मैं ऐसे तो दूंगा ही मॉड्यूल, ठीक है, लेकिन मैं पता है मैं हर एक बच्चे को एक ही एडवाइस करूंगा, देखो तुमको अगर एंट्रेंस करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन तुम लोग जो है ना नीट की पिछले एमटीजी की बुक खरीद लेना और आईआईटी मेंस की बुक खरीद लेना, ठीक है, जो आईआईटी वाले और नीट वाले नीट की बुक खरीद लेना। बिकॉज पता तुम कोई भी कहीं भी एडमिशन ले जाओगे ना, तो कोई भी कॉलेज जो होता है ना नीट के मार्क्स और उसके मार्क्स देखता है। तुम अगर मार्क्स देखेगा ना तो तुम्हारे अगर डिसेंट मार्क्स होंगे ना, तुमको कोई भी कोर्स के लिए एडमिशन मिलना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो मैं बताऊँ सही देखा जाए ना, तो मैं खुद ये पर्सनली देख रहा हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो नंबर ऑफ बच्चे जो एनरोल करे ना मेडिकल फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और मतलब आने वाले टाइम में अगर देखा जाए ना, तो जो मेडिकल में जो स्कोप है ना, शायद देखो हर चीज़ का एक समय आता है। अभी तक की समय था इंजीनियरिंग का, ठीक है? अब आने वाला टाइम जो है ना वो होने वाला है मेडिकल का। और तुम जैसे देखो ना, क्या कहते हैं ये कोविड हुआ, ठीक है? इसके बाद से मेडिकल की डिमांड और बढ़ गई है। उसके बाद तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो जो भी आने वाले टाइम में जो भी ये क्या कहते हैं, लोगों के पास इतना डिप्रेशन है, ठीक है? लोग इतना काम करते हैं, ठीक है? वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं, जैसे मैं खुद ही देखा जाए ना, तो मैं खुद अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, ठीक है? प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों की बीमारियाँ बढ़ती चली जाती है और जितनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ेंगी, उतनी ज़्यादा मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताओ मैं तुमको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं ना, जो मेडिकल मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम अपना अच्छे से नीट की थोड़ी बहुत तैयारी ज़रूर करो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे नीट में थोड़े भी डिसेंट मार्क्स अगर होंगे ना, तो तुमको पता है आगे एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा, तुम्हारा करियर अच्छा खासा सेट हो जाएगा। पहले बताओ मेडिकल में इतने स्कोप नहीं थे, लेकिन अभी देखो ना मेडिकल में बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनफैक्ट मैं बताऊँ, तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, जो बच्चा देखो इंडिया में रहना है ना तुम अगर, ठीक है, तो इतना डिमांडिंग नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी आज से लगभग 2 साल 3 साल पहले फिजियोथेरेपी का कोई मतलब डिमांड नहीं था, ठीक है? लेकिन अभी देखा जाए ना, तो फिजियोथेरेपी का बहुत डिमांड है, क्योंकि लोग घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है? उनका कुछ चलना-वलना उतना होता नहीं है। तो क्या सब सबके क्या है, पूरा बॉडी का जो है ना सब ऐसे डैमेज हो रहा है। तो मैं जाता हूँ ना फिजियो, मेरे को खुद खुद घुटने में मेरे को दिक्कत हो गई। तो जाता था मैं फिजियो के लिए, तो वो लोग 1-1 घंटे का, मुझे आश्चर्य लगता है 1-1 घंटे का वो लोग कितना क्या कहते हैं 200-300 रुपए चार्ज करते हैं वो लोग भाई, ठीक है? एक बार में वो लोग जो है ना 5 पेशेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है? उसके जबकि ये फिजियोथेरेपी का सही बताओ ना, तुम मतलब कोर्स करने के लिए तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ना, तो कोई तुमको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कोई इसकी मार्क्स वार्क्स की। कम मार्क्स आ रहे तो भी हो रहा है। तो भी सोचो, ये छोटी-सी चीज़ जिससे बच्चे को मार्क्स नहीं आ रहे, जब उसका डिमांड है तो बाकी चीज़ का डिमांड कितना होगा? ठीक है? तो इसलिए तुम जम करके ना नीट की तैयारी करो, ठीक है? पर मार्क्स जैसे भी है, लेकिन तुमको वो पता है बहुत हेल्प करेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तुम्हारा करियर एक बार के लिए पूरा सेट हो जाएगा। हाँ, 32 इयर्स वाली ले लो, ठीक है? और 32 इयर्स वाली फिजिक्स की ले लो और के बायो की भी और केमिस्ट्री की भी, ठीक है? ऐसा। और एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ो, ठीक है? जो मैं पढ़ाता हूँ ना, घर बैठ के एनसीईआरटी को लाइन वाइज़ पढ़ो, बिकॉज़ जो बायो में जो होता है ना, तुमको लगता होगा कि बायो का नीट मेडिकल क्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन पता क्या होता है प्रॉब्लम? बच्चे अनाप-शनाप किताब से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ ना कि नीट के लिए बेस्ट बुक कौन-सी है, तो नीट के लिए बेस्ट बुक तुम्हारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतना कर लिए ना तुम अगर, तो तुमको सही बताऊँ तुम्हारा बहुत अच्छा तुम स्कोर कर लोगे इसमें। 80% क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल में नीट से आने वाले। अभी जैसे मेरी स्टूडेंट है, ठीक है? तो वो क्या करी, उसको कुछ खास मार्क्स नहीं थे, ना उसका नीट में हुआ था कुछ खास। अभी वो क्या करी, डायटीशियन का कोर्स कर रही है। अभी डायटीशियन का कोर्स का कितना वैल्यू है बताओ? कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है? बड़े से बड़े, अब जैसे मेरी मम्मी की एंजियोप्लास्टी हुई थी, ठीक है? लगभग आज से 2 साल पहले की बात है।
ये सनशाइन हॉस्पिटल में जो अपना पिपलोद में है, ठीक है। मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को बोला कि भई आप पहले क्या कहते हैं डायटीशियन के पास जाओ, वो पूरा आपको रिकमेंडेशन लिख कर के देगी कि क्या खाना नहीं खाना। अब वो अगर डाइट नहीं फॉलो होगी तो पता है दवाई का काम ही नहीं होगा। तो मेरे को वो फॉलो करना पड़ा, ठीक है। तो वो वहाँ पर देखो डायटीशियन कोर्स की वैल्यू है कितनी ज़्यादा, मेडिकल की तो एकदम वैल्यू इतनी बूम हो रही है ना अभी मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं उसके बाद खत्म करता हूँ मैं क्लास। क्या टॉपिक है अपना? डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो बच्चे निकल कैसे जाते हैं यार? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो अगर मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे चार्ज अगर प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे QE कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे QE1 बड़ा हो जाएगा QE2 से, तो क्या होगा? नेट फ़ोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। इज़ नॉट, ठीक है। देयर इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि अगर डायपोल को रखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे नाइदर टॉर्क इज़ 0 नाइदर फ़ोर्स इज़ 0 नाइदर टॉर्क इज़ 0, बस ये 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। नाइदर फ़ोर्स इज़ 0 नॉर टॉर्क इज़ 0, इतना नोट कर दो बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। देखो ये जो टॉपिक थे ना, ये तुम्हारे थोड़े बहुत तुम्हारे क्लास 11 से रिलेटेड थे मैकेनिक्स से। अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो होगा क्या कहते हैं ये गॉस थ्योरम, बिल्कुल नया होगा, क्लास मिस मत करना, ठीक है, बिल्कुल नया होगा। और मैं ये कल की भी क्लास की और आज की भी क्लास की मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखना अपना।